का रिवीजन भाई बहुत अच्छे तरीके से आप करके आए होंगे। मैंने कल क्लास में आपसे कहा था कि मैं एक नया टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। यहां से भर भर के सवाल आते हैं और कभी कभी ये भी आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनके प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये सब बातें आ जाती हैं पेपर में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। आपको श्रेणी बनाने के लिए नहीं कहता है कभी, बट आपको श्रेणी याद करनी पड़ती है कि कौन सा तत्व किस तत्व के नीचे है, कौन सा तत्व किस तत्व के ऊपर है। ये तभी संभव है जब आप ज्यादातर इस श्रेणी का अध्ययन करेंगे। जब ज्यादातर श्रेणी का अध्ययन करेंगे, ज्यादा अध्ययन करेंगे, तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कौन सा तत्व ऊपर है और कौन सा तत्व नीचे है। प्यारे बच्चों, इन सब बातों की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं, तो भाई जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को बुला लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी भाई दोस्तों को बुला लीजिए, जो दोस्त अभी क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए हैं भाई, जल्दी से जल्दी दोस्तों को बुला लीजिए और फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या कहते हो, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट किया जाए। वैसे हम जानते हैं हम 10 दिन पीछे चल रहे हैं, अगर अंदाजा लगाया जाए उस हिसाब से तो मैं बीच में 10 दिन, लगभग 7 से 8 दिन मैंने क्लास नहीं ली थी, वो 7 से 8 दिन का लेक्चर मैं पीछे चल रहा हूं। और मैं ये चाहूंगा कि इस संडे मैं क्लास लूं। ओके, समझ रहे हो ना, मतलब महामुकाबला ना लेकर के मैं क्लास लूं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास लूं। ओके, अपने टाइम पर ही 11 बजे हम अपनी क्लास लें, और ताकि अच्छा रहे। हाँ 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 भाई, ठीक है, थोड़ा सा कोर्स थोड़ा सा आगे आए, थोड़ा सा पीछे नहीं चल रहा है, बट हम चाहते हैं कि अपने टाइम पर हम समाप्त करें, इसलिए संडे को भी क्लास इस बार ली जाएगी। ठीक है, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये क्या होती है, इसके लक्षण जानने वाले हैं, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे थोड़े बहुत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, पहले ही बता दे रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको इसको पढ़ना है। पेपर में ये पूछी जाती है कि श्रेणी बनाने के लिए नहीं पूछेगा, फिर वही बार बार दोहरा रहा हूं आपसे, केवल वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनके प्रमुख लक्षणों का उल्लेख, या इनके 3 या 4 5 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ऐसे आपके पास पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर शुरुआत करते हैं। नाम क्या है सर? नाम है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। आखिर ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है क्या? पूरी आज वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे, एकदम आराम आराम चर्चा करेंगे, एकदम डीपली से चर्चा करेंगे। हर एक पॉइंट, थोड़ा छोटी क्लास रहेगी, ये मानता हूं, ये जो क्लास रहेगी छोटी इसलिए रहेगी क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी पूरा टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं इसी के अंदर पढ़ाना चाहता हूं, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं। आगे जाऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी। मैं इसी टॉपिक को यही पढ़ाना चाहता हूं। अगर समय बचेगा तो मैं नष्ट समीकरण भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मगर आज यहीं तक बात करेंगे, समय अनुसार अगर बचेगा, अगर हमारे पास 10 से 15 मिनट बचे तो हम जरूर कर देंगे, अगर नहीं बचेंगे तभी हम ले लेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या प्यारे बच्चों, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो पहले इनकी थ्योरी जानते हैं कि आखिर वैद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। अच्छा सर, हम तो पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जहां आपने मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था, वहां आपने अच्छे तरीके से मुझे पढ़ा दिया था कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की अगर बात करें तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर हम बात करें तो केवल जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार मानक अपचयन विभव ही लिया जाता है, मानक ऑक्सीकरण विभव नहीं लिया जाता। सिर्फ मानक अपचयन विभव लिया जाता है और कोई अतिरिक्त नहीं लिया जाता। भाई सही है ना? कमेंट कर दीजिए यस सर, आपने यही बात मुझे कल बताई थी। बता दीजिए, बोलिए, यही बात कल मैंने आपको बताई थी ना? कल नहीं बताई थी, मुझे लगता है लेक्चर नंबर 12, 12वां लेक्चर है। 12वें लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, उससे संबंधित कुछ कंडीशंस बताई हैं, और यह भी बताया है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो केवल मानक अपचयन विभव ही रखा जाता है। मतलब किसी भी सेल के लिए हम उसका मानक अपचयन विभव लेते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव नहीं लेते। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, ये तो बात हमने कही थी कि जो ई नॉट लिया जाता है वो हमेशा ई नॉट रिडक्शन ही लिया जाता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन नहीं लिया जाता। ये भी बताया था कौन सा मान ज्यादा हो कौन सा मान कम हो। मैंने बताया था आपको, जब माइनस का मान ज्यादा होता है तो ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होता है, ई नॉट रिडक्शन ज्यादा होगा तो ई नॉट ज्यादा होगा, ई नॉट ज्यादा होगा मतलब सर उस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। मतलब वो कहां होगा? एनोड पर होगा। कहां होगा? एनोड पर होगा। ये सब छोटी छोटी चर्चाएं इस पूरी क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन बातों के साथ। आइए फिर क्लास के शुभारंभ करते हैं और बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। आप बोलोगे धात्विक, धात्विक एवं धात्विक एवं धात्विक एवं अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या बोलते हैं? हम ई नॉट बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं प्यारे बच्चों? ई नॉट बोलते हैं। ठीक है, ई नॉट क्या हो रहा है भैया? ई नॉट बोलते हैं। तो क्या आपने बोला? धात्विक एवं अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखकर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसे
वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। एक और नाम होता है जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, मैं मेंशन करना चाहता हूं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, भी कहते हैं। बस यही है परिभाषा, यही हो गई, ये 2 नंबर की परिभाषा हो गई। अगर पेपर में आ जाए वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना है, धात्विक एवं अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखकर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी श्रेणी को क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी बोलते हैं या कहते हैं। हो गई परिभाषा। ये तो भाई सिंपल सी भाई, ये तो याद करने वाली बात, जहां याद करना है वहां याद करना है। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? यही बोलती ना मेरे बच्चों, यही ना कि भाई जहां डिफिनीशन है वहां तो मुझे याद करना पड़ेगा। वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, हमें याद करना पड़ेगा ये डिफिनीशन, ठीक है। मैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको 2 भागों में वर्जित करके पढ़ाऊंगा। वैसे जो आपकी बुक में है वो एक साथ मिक्स है, धात्विक और अधात्विक दोनों मिक्स हैं, बट मैं आपको अलग अलग पढ़ाने वाला हूं। धात्विक को, धातुओं को अलग पढ़ाने वाला हूं, अधातुओं को अलग। वही पढ़ाने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आपके बन के आते हैं, उन्हीं तत्वों का यूज करेंगे और वहीं से हम सवाल भी लगाएंगे और उन्हीं से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा जब बात आएगी किसकी, महामुकाबले की, ठीक है। जब बात आएगी ऑब्जेक्टिव की तो मैं सब क्वेश्चन करा दूंगा, बट अभी नॉर्मल क्वेश्चन हम जानेंगे और नॉर्मल क्वेश्चन में ही करेंगे। और वादा करता हूं कि जितने भी मैं आपको तत्व धात्विक मतलब धातुएं या अधातुएं बताऊंगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, ये एकदम तय करके लिख, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। मैं इस सक्रियता श्रेणी को 2 प्रकार से आपके सामने रख रहा हूं। पहली मैं आपके सामने रख रहा हूं धातुओं की है। किसकी है? धातुओं की है। अच्छे से एक बार देख लीजिए, अच्छे से इसे देखना है और अच्छे से आप इसको ये याद करना है। क्या याद करना है सर? मुझे बहुत, देखो मुझे पता है कि कई सारे प्लेटफॉर्म में आपको इसे एक कोड वाइज पढ़ाया जाता है, ऐसे लेके लेके सीता बारात स्कूटर स्कूटर ऐसे कुछ करके है, कोड है, मुझे याद नहीं है क्यों, मैं याद करके भी नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। यहाँ कोई कोड की वैल्यू मैंने रखती, भाई कितने सारे याद करोगे भाई? जो आपके सामने जो भी टीचर पढ़ाता है, जो उसका बनाया हुआ तरीका है, उस तरीके में वो केवल लिमिटेड एलिमेंट्स को ही रख सकता है, उससे ज्यादा एलिमेंट्स को नहीं रख सकता। बट मैंने लिमिटेड के आधार पर नहीं आपको बताया है, मैं लिमिट क्रॉस करके आपको पढ़ा रहा हूं। मींस इसमें अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं जो आपको याद करने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैंने कहा ये आपके अपचयन अभिक्रियाएं हैं, बोलोगे यस सर बिल्कुल, क्योंकि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है? लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो सर ये क्या कहलाएंगे? सर ये जो अभिक्रिया होगी वो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब ये जो मान दिए गए हैं मेरे सामने, ई नॉट का मतलब क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जो ये मान दिए गए हैं, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मान हैं वो हमारे ई नॉट रिडक्शन के हैं। किसके प्यारे बच्चों? वो हमारे ई नॉट रिडक्शन के हैं, मतलब मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के हैं। क्योंकि सर हम जानते हैं कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो IUPAC पद्धति के अनुसार किसमें लिया जाता है? मानक अपचयन विभव। ये कह सकते हो कि IUPAC पद्धति के अनुसार किसी भी सेल के लिए हम मानक इलेक्ट्रोड विभव केवल मानक अपचयन विभव को ही लेते हैं। मतलब ई नॉट जो लिया जाता है वो ई नॉट रिडक्शन ही लिया जाता है, बाकी और कोई भी लिया नहीं जाता है। यही हम लोगों ने पढ़ा है और इसी के बारे में हमने चर्चा की थी लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये सीरीज आपको याद करनी है। लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, सीजियम, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, साथ में एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, ये फेरस है, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, क्या नाम है इसका? स्टेनस, स्टेनिक नहीं, स्टेनस, स्टेनस, और ये हो गया प्लम्बम, यस प्लम्बम है, ओके, प्लम्बस है, सॉरी प्लम्बस। अगर इसको आ जाए तो ये हो गया हाइड्रोजन, कॉपर, ये क्या है? क्यूप्रिक, क्यूप्रस, ठीक है। ये हो गया Hg, ठीक है। मर्क्यूरस, क्या हो गया? मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारा मर्क्यूरस, तो मैं लिख देता हूं नाम, आपको दिक्कत ना होगी। ये हो गया हमारा मर्क्यूरस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यूप्रस, क्या हो गया? क्यूप्रस। ये हो गया हमारा क्यूप्रिक, क्या हो गया? क्यूप्रिक। पीछे आ जाओ, ये वाला मेरा क्या हो गया? ये हो गया प्लम्बस, क्या हो गया? प्लम्बस, ठीक है। वैसे लेड ही बोलते हैं तो लेड ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया लेड, भाई इसके नाम बता रहा हूं, ठीक है, नाम तो याद ही करने हैं। SN स्टेनस है, ये क्या है? स्टेनस। निकिल है, कोबाल्ट है, ये है फेरस, क्या है ये प्यारे बच्चों? ये है फेरस। क्रोमियम है, जिंक है, मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, बाकी तो आपको पता ही है। Ag हो गया सिल्वर, ये हो गया हमारा सिल्वर प्यारे बच्चों, ठीक है। प्लेटिनम, ये हो गया क्या? ऑरम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोना बोलते हैं या गोल्ड बोल सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया कोबाल्ट, आगे आ जाओ सर। ये जितनी भी हमारे पास दी हैं इनके हमें क्या दिए हैं, मानक अपचयन विभव दिए हैं या मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें दिए गए हैं। देखो प्यारे बच्चों एक बात बता दें, इनके आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं याद करने हैं, दिमाग में बात आ गई। ये जितनी भी आपको एक लाइन से सीरीज दिख रही है, इस लाइन से सीरीज में आपको इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं याद करना। आपको यह याद करना है कि जब आपके पास कोई भी सवाल आए तो उस सवाल में आपको यह पता हो कि कौन सी धातु ऊपर वाली है और कौन सी धातु नीचे वाली है। ठीक है, कौन सी धातु ऊपर वाली है और कौन सी धातु नीचे वाली है, ये आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। ये तभी पता होगा जब आप ज्यादातर इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ज्यादातर आपकी नजरें इसी पर रहेंगी, ज्यादातर आपका रिवीजन इसमें रहेगा, तो आपको याद हो भाई। डेली अगर आप 5 देखो, अगर डेली आप अगर 5 की सीरीज याद करते हो, 5 के एलिमेंट याद करते हो कि पहले ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, अगर डेली आप 4-4 भी करके याद करोगे ना, तो बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, एक हफ्ते के अंदर सबको याद हो जाएंगे, रिपीट भी हो जाएंगे और लिखकर भी याद हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ आपको हर भाई घिसी-पिटी रवैया में नहीं चलना है कि सर सब लोग यही पढ़ाते हैं, सर आप उन्होंने कोड बता दिया, उसी कोड के हिसाब से आप उन्हें पढ़ा देते हैं। भाई हमको उसको अतिरिक्त भी पढ़ाना है, ऐसा नहीं जो गिने चुने हैं भाई उन्हों को पढ़ाना है, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, एनसीईआरटी मेंशन है, उनको भी हम लोगों को पढ़ाना है। तो उनको पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। तो आपको डेली जिम्मेदारी है आपकी कि डेली कम से कम आप 3 का ही सीरीज याद कर लें। आज 3 का याद करें कि ये अगले दिन याद करें 3 के नीचे, उसके नीचे 3 याद कर लें। जब ऊपर के 3 याद हैं, नीचे के 3 याद हो जाएंगे तो सीरीज से याद कर लीजिए, 6 याद हो जाएंगे। ऐसे करके याद करेंगे तो पूरी याद करनी है आपको, इनके वैल्यू नहीं याद करनी है, मैं फिर बोल रहा हूं, इनकी आपको वैल्यू नहीं याद करनी है। ठीक है, सिर्फ आपको यह याद करना है कि क्या इनका पैटर्न है, किस पैटर्न के आधार पर ये रखे गए हैं। और ये तो मुझे पता है सर, आपने ये कहा था कि जिसके ए नॉट रिडक्शन का मान ज्यादा माइनस में होगा उस पर ऑक्सीकरण होगा, मतलब ये मानक अपचयन विभव ज्यादा है, ये मानक अपचय विभव कम, ये कम 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 होता जा रहा है। सर गलत बोला, अरे कोई गलत नहीं बोला हूं, माइनस की वैल्यू देखनी है, तो यहां माइनस की वैल्यू 3 पॉइंट में है, यहां माइनस की वैल्यू 2 पॉइंट में है, तो माइनस में देखना भाई, गणित नहीं लगाना है। मैंने लेक्चर नंबर 12 में आपको सभी को बताया था ना, सर नहीं समझ में आ रहा, अरे भैया समझना नहीं है, केवल आपको ये याद करनी है, लिखना है, और आपको एक दिन में 3 याद करनी है। जैसे मुझे याद हो गए लिथियम पोटेशियम सीजियम, एक दिन में याद है लिथियम पोटेशियम सीजियम। ठीक है, आज याद कर लिया लिथियम पोटेशियम सीजियम, पूरे दिन यही रटोगे, लिथियम पोटेशियम सीजियम, लिथियम पोटेशियम सीजियम, लिथियम पोटेशियम सीजियम। अगले दिन आएंगे उसके आगे नीचे आ जाओ, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम। तो कितने याद हो गए, 6 याद हो गए। कैसे याद हो गए, आपने कहा था लिथियम पोटेशियम सीजियम, लिथियम पोटेशियम सीजियम, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम, हो गया, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम, 6 याद हो गए, 2 दिन में 6 याद हो गए। तो ऐसे आपको याद करनी, भूल जाओगे फिर याद करना, भूल जाओगे फिर याद करना, नहीं याद हो रही है लिख के देखो, लिथियम पोटेशियम कैल्शियम, सॉरी लिथियम पोटेशियम सीजियम, लिथियम पोटेशियम सीजियम, लिथियम पोटेशियम सीजियम, लिख लो 3-4 बार लिख लो पूरा एक पेज पे। छोटे बच्चे जब ए नहीं बना पाते तो बार बार लिखते हैं ना, पूरा पेज ए लिखते हैं, मैम उन्हें ए लिखने के लिए बनाने के लिए देती भी है, वैसे आपको सीखना है लिथियम पोटेशियम सीजियम, लिथियम पोटेशियम सीजियम, ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। लिथियम पोटेशियम सीजियम, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम, बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम। तो एक दिन में अगर आपको 3 याद हो रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको 7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी विद पैटर्न वाइज, कि मुझे ये भी याद हो जाएगा कि कौन ऊपर रखा है और कौन नीचे रखा है। बोलिए यस सर या नो सर, बोलिए यस सर या नो सर। ऐसे सही रहेगा प्यारे बच्चों, कोर्स से सही नहीं रहेगा, कोर्स से हर एक एलिमेंट आप इसके अंदर, हर एक धातु इसके अंदर शामिल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। ओके, बहुत अच्छे, चलें फिर आगे। तो आपको यह भी पता चल गया कि ये जो श्रेणी बनी है वो मानक अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में बनी है, मतलब किस क्रम में, अवरोही क्रम में बनी है। तो आप यहां कह दोगे, क्या कह दोगे, यहां लिख के क्या कह दोगे, प्राप्त वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी ई नॉट रिडक्शन के, ई नॉट रिडक्शन का मतलब मानक अपचयन विभव, ऐसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रोड मत लगाओ, मानक अपचयन विभव, ई नॉट रिडक्शन लिख देता हूं इंग्लिश वो ब्रैकेट में, मानक अपचयन विभव, क्या, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव के अवरोही क्रम में है, के अवरोही क्रम में। अब बहुत बच्चों को अवरोही क्रम नहीं पता होगा, क्या किया जाए बताओ भाई, किस क्रम में है, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चों, यहां आप अलग पेन से लिख लीजिए, यहां लिख देते हैं अवरोही क्रम, क्या, अवरोही क्रम।
बोलिए सही है कि ये जो श्रेणी बनी है ये हमारी अवरोही क्रम में है, मतलब मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा, उसके नीचे कम 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 होता हुआ चलाएगा, काम बनता हुआ चलाएगा। आसानी से हम इसे, अगर मुझे ये भाई आपने सर ने कह दिया कि सर मुझे आप एक दिन में 3 याद करने, इनकी वैल्यू नहीं याद करनी, एक दिन में मुझे 3 याद करने हैं, मुझे ये याद करना है कि जब मेरे पास कोई 4 एलिमेंट बोले जाएं, कोई भी 4 धातुएं बोली जाएं या धातुएं बोली जाएं, तो हमें ये पता होना चाहिए, अभी तो धातुओं की सीरीज है, हमें ये पता होना चाहिए सर कि कौन इन चारों में, भाई चारों में कैसे पता चलेगा, जब आपको पैटर्न याद होगा, एक लाइन से याद होगी कौन ऊपर है कौन नीचे, लिथियम पोटेशियम सीजियम बेरियम स्ट्रांसियम कैल्शियम, ऐसे जब आपको याद होगी एक लाइन से, तब आपको मजा आएगी, तब आप 4 में कंपैरिजन कर पाओगे। मुझे पता है कि ये चारों में ये यहां का है, ये यहां का है, ये यहां का, एक सीरीज से रख दो, ये ऊपर मिला था, ये नीचे मिलेगा, ये वाला नीचे मिलेगा, ये वाला उसके नीचे मिलेगा, कंपैरिजन कर लो। अब तो याद ही है आपको ये किस क्रम में रखी गई है, अवरोही क्रम में रखी गई है। तो मानक अपचयन विभव का क्रम क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। अब आते हैं इनके लक्षणों में, क्या आते हैं प्यारे बच्चों, इनके लक्षणों में। मैंने ऑलरेडी इनके लक्षण लिख लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे लक्षण हैं, लिखाना ये कह सकते हो कि बोलना आसान है, लिखना थोड़ा सा हर एक लक्षण को, ठीक है। तो आपको लक्षण आपको याद करने हैं। बोला जा रहा है जो धातुएं H से ऊपर हैं वे सभी प्रबल अपचायक हैं। अब अपचायक ऑक्सीकारक समझ लेते हैं, पहले आ जाओ। अपचायक, देखो धातुएं जितनी होती हैं वो अपचायक ही होती हैं। बोलोगे क्यों? अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यहां देखो, मैं बता रहा हूं, यहां देखो, ये जो है लिथियम प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये है इलेक्ट्रॉन ग्रहण। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जितने भी ये धातु के आयन हैं, धातु नहीं है ये, धातु के जो आयन हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीकारक कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन त्याग, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। बोलो कैसे? इधर से देखो ना, अरे भैया उत्क्रमण का मार्क लगा है ना, तो चाहे आप इधर आओ चाहे आप इधर जाओ, बात तो बराबर है। तो जरा इधर से देखो, तो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, Li+ बनाया, तो वन अपचायक। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो भी पदार्थ, जो भी तत्व बोल सकते हो, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं प्रबल अपचायक कहलाते हैं, और धातुएं हमारी प्रबल अपचायक होती हैं। यही बात है, तो धातुएं हमारी प्रबल अपचायक होती हैं। और जो तत्व, ये भी जानते हैं, चैप्टर नंबर 8 अपचयोपचय अभिक्रियाएं, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, वहां मैंने आपको पढ़ाया है भाई 11th में, कि जो भी पदार्थ या जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है प्रबल अपचायक कहलाता है, और ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आपने कहा सर यहां तो भाई अपचयन वाली लेनी है, तो मैं कहूंगा ऐसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है, और ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां अपचयन अभिक्रिया ही ली गई है, ये हमारा Li+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। और ये भी वहां लिखा था सर, कोई भी परमाणु या आयन, अगर आप थोड़ा सा सुधार करके बोलें तो वहां पर डिफिनेशन ये थी, कोई भी परमाणु या आयन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो ऑक्सीकारक कहलाता है, और ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपने कहा सर ये सबके सब अपचायक हैं, और वो बोल रहा है कि आपके हाइड्रोजन, कहीं गया हाइड्रोजन, ये सर ये हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है ना, वो अलग ही मार्क कर देते हैं। आ जाओ जरा, इसको जरा अलग ही मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये आपको जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इसको मैं अलग से देख लो कर दे रहा हूं। ये जो भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इस हाइड्रोजन की जो आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है, यहां पर प्लस लग गया, बता देते हैं इसको, जो यहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका है वो है 0.00। क्या है प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 0.00 है, तो वो साफ साफ यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी हैं वे प्रबल अपचायक हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वे सभी प्रबल ऑक्सीकारक हैं। पहली बात, जितनी भी आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज में जितनी भी धातुएं, आपको जितनी ये धातुएं दिख रहे हो ना, भाई H2 कोई धातु तो है नहीं, तो H के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। H के ऊपर जो हाइड्रोजन है, इसके ऊपर जितनी भी आपको धातुएं दिख रही हैं सबकी सब क्या है? अपचायक। इसके नीचे जितनी भी आपको ये धातुएं दिख रही हैं सबकी सब क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक। ये धातुएं तो हैं, मगर ये धातुएं कैसी हैं? प्रबल ऑक्सीकारक हैं, ये आप बोल रहे हैं। वो आगे आ जाओ, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है। बिल्कुल सही बात। बोलिए सर क्यों? क्योंकि देखिए क्यों घटता है, क्यों घटता है सर? ये है प्रबल अपचायक। उन्होंने बोला हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं वो अपचायक हैं, हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो ऑक्सीकारक हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा है ना कि ऊपर वाला अपचायक है, नीचे वाला, देखो आपने कहा सर ये है अपचायक और सबसे नीचे है कौन है? ऑक्सीकारक। तो मैं ये बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपचायक से क्या बन जाता है? ऑक्सीकारक। ये तो बात है। उन्होंने कहा हाइड्रोजन से जो ऊपर है, मतलब जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अपचायक है, तो धातुएं होंगी।
जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो क्या होंगी, ऑक्सीकारक होंगी। हैं धातुएं मगर वो ऑक्सीकारक होंगी। तो आपने पढ़ा था कहां, चैप्टर नंबर 3 में, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, चैप्टर नंबर 3 है 11th का। वहां मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि सर जो धातुएं होती हैं वो अपचायक होती है, ऑक्सीकारक नहीं होती। अगर ऑक्सीकारक हो रही हैं तो मैं यही बोलूंगा कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा सर, उनका धन विद्युतीय लक्षण कम हो जाएगा। धन विद्युतीय लक्षण कम हो गया इसलिए वो अपचायक से क्या बन गई, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो काहे का हो जाएगा, ऐसे बोलो नॉर्मली, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल समझो, नॉर्मल तरीके समझो कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा तो माइनस का होना चाहिए, सही बात है। मतलब सर कैसा होना चाहिए, कम पड़ना चाहिए, मतलब ऋण होना चाहिए, वो ऋण वाला होना चाहिए, धन वाला नहीं होना चाहिए। अपचायक का मतलब होता है धन वाले, तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं तो धन वाले लक्षण होंगे, और नीचे गए तो ऑक्सीकारक बन गया। ऑक्सीकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणावेश बन जाएंगे, लगा नहीं है आवेश ऋण मगर बन जाएगा। तो आपने ये बोला कि जो धन विद्युतीय लक्षण है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके लिए मैं सीधे एक लाइन लिखूंगा ऐसे, ऐसे यहां पर देखो साइड में मैं ब्रैकेट लगाते जाऊंगा, लिखता जाऊंगा कई सारी बातें। देखो यहां पर मैं यहां पर ये लिखूंगा ई नॉट रिडक्शन, ठीक है, यहां पर नहीं, यहां पर क्या बोलूंगा, ई नॉट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट रिडक्शन मतलब मानक अपचयन विभव, और ये है धन विद्युतीय लक्षण मतलब सर पॉजिटिव वाला। धन विद्युतीय लक्षण यहां लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या लिख देता हूं, पॉजिटिव डेविएशन। अब फिर पॉजिटिव लिखूंगा तो आप चार्ज पे चले जाओगे, इसलिए मैं पॉजिटिव नहीं लिखना चाहता हूं। क्या लिख देता हूं, धन विद्युतीय लक्षण पूरा लिख देता हूं, धन विद्युतीय, आप पूरा लिख देना, धन विद्युतीय, ठीक है, धन विद्युतीय लक्षण। तो आपने क्या कहा, देखो अच्छा लिख देता हूं, धन विद्युतीय। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, पूरी लाइनें आपसे याद हो या ना हो पता नहीं, मुझे ये नॉर्मल याद रखना है। क्या याद रखना है कि सर ई नॉट रिडक्शन घटता है, बोलो क्यों सर, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, देख लो सर, ये देख लो, आपकी देख लो, ये ज्यादा माइनस का है तो इसका ई नॉट ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे माइनस वाला वैल्यू कम हो जाएगी या प्लस वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो नीचे जाते जाओगे, देखो प्लस वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, प्लस वाली जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, माइनस वाली वैल्यू जो है घट जाएगी। वैल्यू की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, माइनस को नहीं देखना है। इसलिए मैं बोला माइनस की जो वैल्यू है, माइनस का जो परिमाण है वो नीचे जाने पर कम होगा, और अगर माइनस घट रहा है तो ई नॉट रिडक्शन भी घट जाएगा। तो वही मैंने यहां पर बोला, क्या बोला कि सर अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा ई नॉट कम हो जाता है, मतलब हमारा ई नॉट रिडक्शन कम हो जाता है, तो हमारा धन विद्युतीय जो गुण होगा वो भी हमारा कम पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। अब इसी का उल्टा बोल दो, अगर हम श्रेणी में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता भी घटती है। बिल्कुल सही सर, अगर हमारा ई नॉट घट रहा है, ऐसे लिखते जाओ, अगर हमारा ई नॉट घट रहा है, अगर हमारा ई नॉट घट रहा है तो हमारी क्रियाशीलता भी क्या होगी सर, ई नॉट घट रहा है तो हमारी क्रियाशीलता भी क्या होगी। यह धातुएं है ना, धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागना जानती हैं, मतलब धन विद्युतीय लक्षण होता है। धन विद्युतीय लक्षण होता है मतलब अगर धन विद्युतीय लक्षण हमारा कम हो जाएगा, अगर हमारा धन विद्युतीय लक्षण कम हो रहा है मतलब हमारी क्रियाशीलता, उन धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो भी हमारी कम होती चली जाएगी। अगला, जो धातुएं Mg को मिलाकर उसके ऊपर हैं वे सभी प्रबल धन विद्युतीय धातुएं। मतलब सर आपने कहा अगर आप Mg को मिला लो, Mg को मिला लो तो ये Mg से ऊपर जितनी भी आपको धातुएं दिख रही हैं ये सभी प्रबल धन विद्युतीय हैं। क्या है प्यारे बच्चों, ये सभी प्रबल धन विद्युतीय हैं, है तो धन विद्युतीय, मगर Mg को मिलाकर उसके ऊपर जितनी भी रखी गई हैं, Mg को मिलाकर जितनी ऊपर रखी गई हैं सबकी सब प्रबल धन विद्युतीय हैं। ये बात बोला जा रहा है। अगली बात क्या बोला जा रहा है, जो धातुएं Mg और H के बीच में, देखो बीच का मतलब Mg नहीं है, H नहीं, बीच वाले Mg और H के बीच में है वो सभी साधारण धन विद्युतीय धातुएं हैं। तो आपने कहा जो धातुएं हमारी Mg, देखो ये पीछे देखो, ये रहा Mg, तो Mg खत्म हो गया, Mg के बाद वाली और H से पहले वाली, तो आपने कहा सर ये सभी, ये जितनी भी आपको सभी दिख रही है, ये जितनी भी आपको सभी दिख रही है ये सभी हमारी साधारण है। क्या है, आपने कहा सर ये सभी साधारण धन विद्युतीय धातु, क्या है,
साधारण धन विद्युतीय धातुएं हैं। और क्या कहोगे सर, जितनी भी H से नीचे हैं, हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये सभी क्षीण क्या हैं, ये सभी क्षीण मतलब कमजोर, क्षीण धन विद्युतीय धातुएं क्या है, कमजोर धन विद्युतीय धातुएं मतलब क्षीण धन विद्युतीय धातुएं। यही बात अगली बात बोली जा रही है कि देखो कि जो धातुएं श्रेणी में H से नीचे हैं वे सभी क्षीण धन विद्युतीय धातुएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट, जो धातुएं श्रेणी में ऊपर हैं वे अपने नीचे धातुओं को उनके लवण के विलयन से हटा देती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल में कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेके चल रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेके चल रहा हूं। आपने 10th में पढ़ा होगा, ध्यान सुनना, 10th में पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में मतलब सर ये विलयन है, एक्वा सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की क्षण डुबोने पर, यह सॉलिड है, लोहे की क्षण डुबोने पर विलयन का रंग भूरा क्यों हो जाता है, या विलयन भूरा क्यों हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है सर कि ये क्यों हो रहा है। ये 10th में भी आपको सर ने पढ़ाया है, धातु एवं अधातु चैप्टर में, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी वहां है, चैप्टर नंबर 3 है वहां का 10th का, वहां भी पढ़ाया है। और यहां पर फिर आप पढ़ रहे हो, आपने कहा सर कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की क्षण डाल दें तो क्या अभिक्रिया संभव है। पेपर में यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको लेफ्ट साइड दे देगा या आपको पूरा हिंदी बोल देगा, और हिंदी बोलने के बाद कहेगा बताइए क्या अभिक्रिया संभव है। तो आपको यह बताना पड़ेगा क्या ये अभिक्रिया हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है, कहा उन्होंने श्रेणी में जो ऊपर वाली धातु है वो अपने नीचे वाली धातु के लवण के विलयन से, क्योंकि सर ये लवण है, CuSO4 क्या है, लवण, लवण के एक्वा का मतलब जलीय विलयन है, लवण के विलयन से उसे हटा देगी। अच्छा सब देख लेते हैं, आ जाओ जरा पीछे। सर अगर देखने पे पता चले तो सर Cu जो है वो यहां रखा है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे रखा है। और अगर हमारी Fe की बात करो तो वो ऊपर है, मतलब Fe जो है हमारी ऊपर रखी है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और हमारा जो Cu है वो नीचे रखा है। तो हम ये यहां कह सकते हैं कि जो लोहा है, आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, तो ये अपने लवण, अपने बगल वाले लवण के विलयन से धातु को हटा देगी। किसको हटा देगी, धातु को। भाई धातु है तो धातु को ही हटाएगी, तो Fe वाली Cu को हटा देगी, Cu को हटा देगी। तो आप क्या कहोगे सर, हटा देगी तो क्या बनेगी, आप बोलोगे FeSO4 का जलीय विलयन बन जाएगा, और हमारी कॉपर जो है वो सॉलिड के रूप, अगर यहां सॉलिड नहीं होगा ये अवक्षेप बनेगा, इसलिए आप ऐसे एरो लगा, समझे, आई समझ में। ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, तो आप कहोगे सर ये एक प्रकार की कैसी है, विस्थापन अभिक्रिया भी है। कैसी है, विस्थापन, जिसे आप प्रतिस्थापन बोलते हो, 10th की है, 10th की पहले चैप्टर की अभिक्रिया है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वहां आपको पढ़ाया जाता है। और यहां कंडीशन वाइज पढ़ा दी गई कि जो ऊपर वाली धातु है वो अपने नीचे वाली धातु के लवण के विलयन से उस धातु को हटा सकती है, बिल्कुल आसानी से हटा सकती है। अच्छा सर अगर मेरे पास यही अभिक्रिया पेपर में ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए कि FeSO4 है और Cu है, तो क्या ये अभिक्रिया संभव है, मतलब क्या कॉपर जो है FeSO4 से Fe को हटा देगा। तो आप बोलोगे अभिक्रिया संभव नहीं। क्या बोलोगे, अभिक्रिया संभव नहीं, अभिक्रिया संभव। अभी आपने पढ़ा कि जो ऊपर वाले हैं वो प्रबल अपचायक, नीचे वाले हैं दुर्बल अपचायक। ऐसे बोल सकते हो, ऊपर वाले प्रबल अपचायक, नीचे वाले दुर्बल अपचायक। अपचायक बोलना चाहो अपचायक बोल दो, क्योंकि धातु हैं तो अपचायक ही होंगी, तो ऐसे बोल दो सर ऊपर वाले प्रबल अपचायक, नीचे वाले दुर्बल अपचायक। मतलब क्या है सर, ऊपर वाली धातु ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा क्रियाशीलता है उसकी, ज्यादा ताकतवर है, नीचे वाली कमजोर है, मरियल है एकदम। तो ऊपर वाली धातु धमकी उमकी दे, हटो यहां से, हटो, ताकतवर है ना, पावर दिखाएगी ना अपना, हटो चलो निकलो यहां से, भगो मेरी जगह है, तो विलयन से हटा देगी। बट नीचे वाली धातु कमजोर है, तो कमजोर है तो फिर क्या ताकतवर को हटा पाएगी, नहीं। ताकतवर जो है वो कमजोर को हटा सकता है, मगर जो कमजोर है वो ताकतवर को हटा नहीं सकता। और आपने अभी पढ़ा कि जो ऊपर वाली धातु हैं वो प्रबल हैं, जो नीचे वाली हैं वो दुर्बल हैं। क्यों, अगर ऊपर वाली प्रबल होंगी तो नीचे वाली तो दुर्बल ही होंगी ना भैया। अगर आप कहोगे सर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ मैंने ये नहीं लिखा प्रबल आक्सी कारक है, लिखा ना, प्रबल आक्सी कारक का मतलब क्या होंगे, दुर्बल अपचायक होंगे, और प्रबल अपचायक का मतलब दुर्बल आक्सी कारक होंगे। इसलिए आक्सी कारक लिखते, कभी कभी पेपर में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि निम्न की ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम है, धातुएं हैं मगर उनकी ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम पूछ लेते हैं। आपको ये भी याद रखना। वैसे अगर धातुएं देखो H से ऊपर हैं तो क्या होंगी, प्रबल, नीचे होंगी तो दुर्बल, नीचे वाला प्रबल ऑक्सीकारक तो ऊपर वाला प्रबल अपचायक। सिंपल सी बात है। चाहो तो आपको मार्किंग करके बता देता हूं, भैया ऊपर रहोगे प्रबल ऑक्सीकारक प्रबल अपचायक, नीचे रहोगे दुर्बल हो जाओगे। नीचे वाले प्रबल
ऑक्सीकारक, तो ऊपर वाले प्रबल। भाई सिंपल सा है ना कि अगर ऊपर रहोगे तो प्रबल अपचायक रहोगे, तो नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। अगर नीचे वाले प्रबल ऑक्सीकारक होंगे तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, दुर्बल। ये हमको याद ही नहीं करना, हमको क्या पकड़ के चलना है, हमको ये पकड़ के, चाहो यहां पर ही लिख लो, चाहो लिख देता हूं, आ जाओ यहां पर भी लिख लो, क्या लिख लो, आ जाओ जरा लिख देता हूं, ऐसे लिख दो, ई नॉट ज्यादा, ई नॉट ज्यादा तो क्या होगा, वो उस पर क्या होगा, ई नॉट ज्यादा हो तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो क्या कहलाएगी, रिडक्शन। तो क्या कहोगे आप, स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोल दो, अब चायक है ना तो बोल दो ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, ऐसे बोल दो, ठीक है, ऐसे बोल दो कि भैया ई नॉट जितना ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो अगर ई नॉट कम कर देंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम आसान, नीचे वाले पॉइंट में कर लो, अगर आपका ई नॉट ज्यादा हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, क्या लिखोगे, उल्टा है दोनों, देखो रिड्यूसिंग अलग होता है, ऑक्सीडाइजिंग अलग होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर आप इस बार अगर आपका ई नॉट ज्यादा हुआ तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, मतलब ई नॉट जितना ज्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, अपचायक क्षमता उतनी ज्यादा होगी, तो प्रबल अपचायक कहलाएगा। ई नॉट जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी कम होगी, रिड्यूसिंग पावर जितनी कम होगी मतलब वो दुर्बल अपचायक कहलाएगा। तो ऊपर वाले प्रबल अपचायक, नीचे वाले दुर्बल अपचायक, ऊपर वाला ज्यादा ताकतवर, नीचे वाला कम ताकतवर। तो ये अगर ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, अगर ये याद रहेंगे तो आप थ्योरी लिख लोगे, लिखा है ई नॉट ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, मतलब ऊपर वाले जो है उनका ई नॉट क्या है, ज्यादा ही तो है, तो आप बोलोगे ऊपर वाली धातु, एच से ऊपर वाली धातुएं, एच से जो ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं प्रबल अपचायक होती। एक पॉइंट और बढ़ा लो, हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं दुर्बल अपचायक होती। 2 पॉइंट बन गए, तीसरा बनाओ, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं दुर्बल ऑक्सीकारक होती। पहले बोला था प्रबल अपचायक, उसका उल्टा बोलोगे, दुर्बल ऑक्सीकारक होती है। हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं प्रबल ऑक्सीकारक होती, दोनों एक दूसरे को उल्टा चलते हैं। अपचायक अलग चलेगा तो उसका उल्टा बोलोगे, ऑक्सीकारक चलेगा। ऊपर अलग चलेगा, नीचे अलग चलेगा, ऊपर बढ़ेगी तो नीचे घटेगी, ऊपर घटेगी तो नीचे बढ़ेगी, ठीक है। हाइड्रोजन से ऊपर रहोगे, या कोई धातु ऊपर है तो उसकी ज्यादा, उसके अपने नीचे वाले से कम, ऊपर वाली ज्यादा, उसके जो नीचे होगा उसकी कम रहेगी। तो ऊपर वाले से मतलब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे टीचर है, तो टीचर की पावर क्या है, कम, प्रिंसिपल की पावर क्या है, ज्यादा, उसके ऊपर मैनेजर है, मैनेजर की पावर और ज्यादा है। जो भी धातु में ऊपर रहेंगे उनकी पावर ज्यादा रहेगी, जो भी धातु में नीचे रहेंगे उनकी पावर कम रहेगी। वो बताएगा उनका ई नॉट, क्या बताएगा, ई नॉट। मैंने कहा था माइनस का मान ज्यादा होगा तो ई नॉट ज्यादा होगा, और आप पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी देख चुके हो, ऊपर वालों में माइनस की वैल्यू ज्यादा है, नीचे वालों में माइनस की वैल्यू, ठीक है। आगे आ जाते हैं, याद रखिए पॉइंट हो गई कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु के लवण के विलयन से उसे हटा देगी, मगर नीचे वाली धातु ऊपर वाले धातु के लवण से विलयन से उसे हटा नहीं पाएगी। तो यहां से भी अभिक्रिया करने के लिए सवाल आता है कि निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, आपको ये मतलब अभिक्रिया लिख देंगे, आगे लिखेंगे पूर्ण कीजिए, तो आपको इसे पूर्ण करनी पड़ेगी, और पूछेंगे हो पाएगी, पूर्ण करना है मतलब पूर्ण करना है, नहीं हो रही तो बोल दो अभिक्रिया संभव नहीं, हो रही है तो हो जाएगी, ठीक है। अगले में आ जाओ, अगला है जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वह अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। अच्छा, अम्लों से हाइड्रोजन मतलब अगर मेरा कोई HCl का विलयन है, देखो अगर मेरा कोई HCl का विलयन है और उसमें से मैं कहूं मेरी सोडियम धातु है, क्या है, सोडियम धातु, तो क्या सोडियम धातु इस अम्ल से हाइड्रोजन हटा देगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर हटा देगी। जो हाइड्रोजन, भैया क्यों, क्योंकि जो Na है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, अभी हम पीछे देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो जो Na है वो हमारी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर वाली धातुएं हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन हटा देंगी, मतलब यहां से H बाहर हो जाएगी और बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। भैया जलीय विलयन बनेगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी हमारा जलीय ही विलयन है, ये हमारी सॉलिड है, और यहाँ H किस रूप में जाएगी सर, H जो है वो H2 के रूप में जाती है, यहाँ H2 गैस बाहर निकल जाएगी, गैस के रूप में जाएगी। अच्छा सर, यहाँ हाइड्रोजन के 1 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, तो आप इसे आधा कर दीजिए, रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। एकदम आसान था, ये पॉइंट याद रहेंगे तो आपको रिएक्शन करने में आसानी रहे, ठीक है। कि सर ऊपर वाली धातु जो हाइड्रोजन से ऊपर है धातु, वो अपने अम्लों से, या कह सकते हो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातु अम्लों से हाइड्रोजन हटा सकती है, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु में अम्लों से हाइड्रोजन हटा नहीं सकती। अगर यही Cu ले लिया जाए, Hg ले लिया जाए, Pt ले लिया जाए, ठीक है, और कई सारी हैं, Pt हो गया, Au ले लिया जाए, तो ये सभी अम्लों से हाइड्रोजन नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे रखी हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर रखी हैं धातुएं वे अम्लों से हाइड्रोजन हटा देंगे।
ये सब पॉइंट आपको याद करने हैं, पॉइंट याद रहेंगे, देखो याद करना है ये, ठीक है, समझना तो समझना है, याद भी करना। ओके, आगे आ जाओ। जो धातुएं Fe से नीचे स्थित हैं उनके ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते। मतलब क्या है, जो धातुएं Fe से नीचे हैं, कहां गया Fe, कहां गया भैया, ये रहा Fe। जो Fe है ना, ये Fe, जो Fe है, Fe, जो Fe से नीचे स्थित धातुएं हैं उनके जो ऑक्साइड हैं हाइड्रोजन द्वारा हट जाएंगे। मतलब क्या है, जैसे मैं CO का ऑक्साइड ले लूं और Na का ले लूं, दो ले लेता हूं, CO का और Na का, और उधर एग्जांपल में तो मैंने कहा जो इनके ऑक्साइड होंगे, मतलब मैंने कह दिया जैसे Fe से नीचे स्थित हैं उनके ऑक्साइड, तो मैंने कहा CO का ऑक्साइड हो गया COO, कोबाल्ट ऑक्साइड, और Na का हो गया NiO। इनके जो ऑक्साइड हैं, जो Fe से जितनी भी नीचे धातुएं हैं उनके जो ऑक्साइड हैं वे हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर CO या CU जो ले लो और नीचे का है, मैं ले लेता हूँ एक NiO, एक लेता हूँ CuO, ये तो है ही नीचे, Fe से नीचे ही रखा है। ये भी जितनी भी हैं ये सब की सब हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाएंगी, विस्थापित। कैसे हो जाएंगी भैया, जैसे यहाँ धातु Na है तो ये Na अलग हो जाएगी और H2O के साथ H2O बना लेगा। यहाँ पर कॉपर है, ये अलग हो जाएगी और यहां बन जाएगा H2। तो आपने क्या सीखा कि जो आयरन हमारा है, Fe हमारी है, Fe से नीचे जितनी भी धातुओं के ऑक्साइड हैं, Fe से नीचे स्थित धातुएं Fe से नीचे स्थित हैं, जो धातुएं Fe से नीचे हैं उनके ऑक्साइड जो हैं, मतलब जो धातुएं हमारी Fe से नीचे हैं उनके अगर ऑक्साइड आप अगर बनाते हो, वे ऑक्साइड जो हैं हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाएंगे, लिखा हुआ है अपचयित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। अपचयित का मतलब क्या होता है, अपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। बोलो कैसे सर, यहाँ देखो कैसे, देखो मैं बताता हूँ सर। जैसे मैं यहाँ पर समझना चाहूँ तो मैं यहाँ समझूंगा, यहाँ Na2+ है और O2- है। यहाँ पर Na पर कितना है सर, यहाँ पर Na पर 0 सर, यहाँ 2+ Na में तुलना करो धातुओं में, सर यहाँ 2+ है, इसकी बात हटाई देते हैं सर यहाँ 2+ है, वहां Na है, तो क्या होगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ोगे और ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अपचयन। तो मैंने बोला ना अपचयित हो जाते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड हैं वो अपचयित हो जाएंगे, मतलब उनमें क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी। सर ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। आ गया समझ में, आ गया। ज्यादा आवेश से कम आवेश, यहाँ Na पर 2+ है मगर यहाँ पर कोई आवेश नहीं, ये अपचयन हो गया, मतलब वो अपचयित हो गई। क्या हो गई, अपचयित। ये सब 11th की बातें हैं, कंफ्यूजन वही की है, वहां कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी। अपचयित का मतलब अपचयन होता है, ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो धातुओं के ऑक्साइड हैं ये अपचयित हो जाएंगे। अपचयित का मतलब अगर ये NiO है तो इसमें Na बाहर हो जाएगी, ये CuO है तो Cu बाहर हो जाएगी, Hg है तो Hg बाहर हो जाएगी, ठीक है। जो भी धातुएं हैं, जो भी आयरन के नीचे धातुएं हैं उनके ऑक्साइड जो है अपचयित हो जाएंगे, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन। अगली देखो, Ag से अधिक धन विद्युतीय धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब क्या है, ध्यान सुनना और समझना। बोला जा रहा है Ag से अधिक धन विद्युतीय धातुएं, जरा पीछे आओ, पहले Ag ढूंढो, ये रहा जो Ag मिला ना, Ag से अधिक धन विद्युतीय धातुएं, अधिक धन विद्युतीय धातुएं कहां होंगी, आप बोलोगे ऊपर होंगी, क्योंकि अधिक का मतलब होता है ज्यादा पावर वाली। तो ज्यादा पावर वाली कहां रखी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी है। तो आप बोलोगे Ag से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वे ऑक्साइड आसानी से बना, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आसानी से ऑक्साइड बना लेती हैं। जैसे मैंने कह दिया Cu हो गया, मैंने कह दिया Ni हो गया, Pb हो गया, ये सब ऑक्साइड आसानी से बना सकती हैं। तो आपने कहा Ag से अधिक धनयुक्ति धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे मैंने आपने कहा था, जैसे Na है हमारा सबसे ऊपर ही है सर, Na अगर हमारे ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये बना लेगा Na2O। क्या बना लेगा, Na2O। बैलेंस के लिए क्या करोगे सर, Na के 2 हैं, Na के 2 कर दिया, ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन का 1, बैलेंस। ये हो गया Mg हो गया, मतलब Mg हो गया, तो Mg हो गया, O2 हो गया। ये भी है कहाँ, कहाँ है, Ag से ऊपर ही तो है, जितनी भी ऊपर है सबकी सब क्या होंगी, प्रबल वाली होंगी, वो आसानी से ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बना लेंगी। Mg वाला O2 से MgO बना लेगा। सर यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही है तो यहाँ पर क्या कर देगी, अब यहाँ पर आधा कर नहीं सकते क्योंकि साथ में बना हुआ है। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, O के 2 हैं, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, बैलेंस, ठीक। तो ये अगला पॉइंट, कितने हो गए सर, 11 पॉइंट हो गए। आइए जरा 12वें पॉइंट की बात करते हैं, 12वें पॉइंट की बात करते हैं। चलिए 12वां पॉइंट क्या बोलोगे, ऊपर स्थित धातु का जो धातु है, धातु की बात कर रहे हैं, धातु की, ध्यान सुना, धातु है अपचयन, आयन की बात नहीं कर रहा हूं, धातुओं की बात। ऊपर स्थित धातु का ऑक्सीकरण, सदैव ऑक्सीकरण
सदैव ऑक्सीकरण, सदैव ऑक्सीकरण एवं एवं नीचे स्थित धातु का, नीचे स्थित धातु का, नीचे स्थित धातु का सदैव क्या होता है प्यारे बच्चों? अपचयन होता, अपचयन होता। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो मजा आ जाएगी। बोलो क्यों? जो ऊपर वाली धातुएं हैं उनका ई नॉट ज्यादा है, तो उन पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीकरण। जो नीचे वाली धातुएं हैं उनका ई नॉट कम है, मतलब उनका क्या होगा? हमेशा अपचयन। सिंपल सी बात है सर। ऊपर वाली जो धातुएं हैं, मतलब अगर मान लो ऊपर नीचे की बात करें, जैसे मान लो Na और Mg की बात करें तो तुलना करते हैं। जैसे मैंने कहा Na और साथ में है Mg, दो धातुएं हैं, तो पता करना है सर अगर मैं इन दो धातुओं की बात करूं तो इन दो धातुओं में किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। मान लीजिए मुझसे वो दो धातुओं जो मुझसे कहे कि भाई चलो अच्छा सेल बनाओ, अभी आगे बनाएंगे। पीछे पढ़ चुके हैं विद्युत रासायनिक सेल, पढ़ा है ना पीछे? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल में क्या पढ़ा था? एक तरफ पढ़ा था क्या? Zn, एक तरफ क्या पढ़ा था? Cu। अब आप जानते हो, देखो जरा ध्यान से देख लो, पूरी श्रेणी देख लो कि जो Cu है, Cu है वो नीचे है, और जो हमारा Zn है वो हमारा ऊपर है। Zn ऊपर है, Cu नीचे है। तब मैंने आपको यही समझाया था प्यारे बच्चों। क्या समझाया था? अगर मैं देखो यहां पर लेता हूं, अगर मैं Zn Cu की ही बात कर लूं तो वहां पर याद कीजिए क्या हो रहा था? Zn जो है कन्वर्ट होके Zn2+ बना रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर, जबकि जो Cu है हमारा, Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। लेफ्ट वाली साइड, ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाली साइड में और राइट वाली साइड में, लेफ्ट वाली साइड क्या थी? हमेशा उस पर ऑक्सीकरण हो रहा था, राइट वाली साइड पर अपचयन हो रहा था। वही यहां पर बात कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली धातु है उस पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा, जो नीचे वाली धातु है उस पर हमेशा अपचयन होगा। भाई जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड पर धातु की क्षण होगी, जो नीचे वाली धातु है उसका हमेशा ऑक्सीक अपचयन होता है। कंफ्यूजन दूर करते, आराम से बोलते हैं। ऊपर वाली धातु का ई नॉट ज्यादा होता है, मतलब सर उस पर सदैव ऑक्सीकरण होगा। अगर उस पर ऑक्सीकरण होगा तो वो जो धातु की क्षण है वो हमेशा और हमेशा एनोड का कार्य करेगी। दूसरी बात सर, दूसरी बात, जो नीचे वाली धातु है, अगर दो धातुओं के कंपैरिजन करें तो जो नीचे वाली धातु होगी उसका ई नॉट कम होगा। ई नॉट अगर कम होगा तो हम कहेंगे उस पर हमेशा अपचयन होगा। अपचयन होगा मतलब वो धातु की जो क्षण अगर आपने लगाई है, इलेक्ट्रोड जो आपने लिया है धातु की क्षण का, वो हमेशा और हमेशा कैथोड का कार्य करेगा। और अगर आपको वैद्युत रासायनिक सेल याद है चित्र उसका, तो आप याद कर पाएंगे कि लेफ्ट में हमेशा एनोड था, राइट में कैथोड था, और लेफ्ट वाले पे ऑक्सीकरण और राइट वाले पे अपचयन हो रहा। वहीं से कंपैरिजन करके मैंने ये बात हो, तो आगे और मेंशन कर लो। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है हमारा रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये किस पर हो रहा है? तो आप बोलोगे सर ये हो रहा है किस पर? एट एनोड। ये एट एनोड पर है, ये एट कैथोड। सही है। तो जो ऊपर वाली धातु है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, नीचे वाली धातु का हमेशा अपचयन होता। ठीक है। ये पॉइंट रहते हैं किसके? धातुओं की श्रेणी। धातु की श्रेणी यहीं पर समाप्त की जाती है, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। ओके ठीक है। अधातुओं की श्रेणी की बात करते हैं। अधातुओं की बहुत छोटी श्रेणी है, मैंने इसमें 4 ही लिए हैं। मैं कंपलसरी आपसे 4 ही पूछे जाते हैं। जो अधातुएं होती हैं वो हमेशा अपचयन ही करती हैं, ये तो आपको पता ही है। मैं यहां पर अपचयन करके ही, ठीक है। तो I2 जो है अधातु है, ये अधातु है ना, अपचयन। सर अधातुओं का अपचयन होता है, सिंपल सी बात। क्यों? सर अधातुएं जो हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ये 11th के पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, वहीं तक एकदम क्लियर बात है। तो ये अधातु है, आई हो गया, Br हो गया, Cl हो गया, F हो गया, इनका ये अपचय गुण है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो I- में चली जाएंगे, Br- में चला जाएगा, Cl- में चला जाएगा और F- में चला जाएगा। फिर से इनके इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं। अब यहां पर देखिए जो दिया गया, यहां प्लस की वैल्यू ज्यादा है और यहां प्लस की वैल्यू कम और प्लस की वैल्यू ज्यादा। ये भी कैसी है? तो आप बोलोगे निम्नवत श्रेणी, निम्नवत श्रेणी ई नॉट के अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। ई नॉट के अवरोही क्रम में है। सही बोल रहा हूं ना?
बोला था प्लस की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका ई नॉट उतना कम। भूल गए सर, भूल गए सर, ये पॉइंट भूल गए सर। आपने कहा था माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो या प्लस की वैल्यू कम हो तो ई नॉट रिडक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। मतलब सर ई नॉट हमेशा ज़्यादा होता है, मतलब उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। मतलब सर वो कहाँ होगा सर, हमेशा वो एनोड पर होगा। ये सब बातें भूल गए सर हम। भैया माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो तो प्लस की वैल्यू कम हो, बात माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्लस की वैल्यू क्या होगी, कम ही होगी। उस कंडीशन में ई नॉट रिडक्शन हमेशा ज़्यादा होता है। तो आप कहोगे सर, क्या कहोगे, इसकी प्लस की वैल्यू क्या है, कम, तो इसका ई नॉट ज़्यादा, इसका ई नॉट वैसे ही बनी हुई है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी तो ई नॉट हमेशा घट, माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो हमेशा ई नॉट बढ़ेगा। ठीक है, ये भी श्रेणी हो गई। इन श्रेणी से रिलेटेड हम जान देते हैं कि हैलोजन की आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। मतलब अगर हम I2 से Br2 जाएंगे, Cl2 जाएंगे और फिर F2 जाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पर इनकी जो आक्सीकारक क्षमता है वो हमेशा बढ़ती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, हमेशा वो बढ़ती है। अगली बात, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है। अपचायक क्षमता का मतलब ऐसे बोल दो, अपचायक क्षमता घटती है मतलब अगर हम बात करें I माइनस की, इसकी बात करें, आप कहोगे अगर हम I माइनस की बात करें, Br माइनस की बात करें, Cl माइनस की बात करें और F माइनस की बात करें तो जाने पर क्या होगी सर, घटती है, तो सर यहां पर घट जाएगी। क्या होगी, आप कहोगे सर अपचायक क्षमता, अरे भैया देखो ना पीछे, अपचायक के बारे में क्या लिखा हुआ है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। जो इनकी अपचायक क्षमता होगी वो घटेगी, तो मैंने अपचायक क्षमता लिख ली। उनकी अपचायक क्या है, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। ये जो क्षमताएं हैं इनकी वो घटेंगी, इसलिए मैंने घट। अगला है, हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता निम्न होती है। अभी बताया था, अभी बताया था, क्या बताया था जरा जल्दी बता दो एक बार, ये बताओ, जाओ जल्दी से बता दो भाई क्या होगा, बताओ भाई। एक सेकंड दो, पानी पी लेते। तो इसका आंसर बताओ, 11th का है। बोलिए, याद आया किसी को? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, तो जबरदस्त भाई, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई कि जो HF होगा, HCl होगा, HBr होगा, HI होगा। उल्टा लिख लिया क्या, चलो तो ऐसे लिख देता हूँ जैसे श्रेणी बनी है। पहले I वाला है, HI लिख लिया, HBr लिख लिया, फिर है HCl और फिर है HF। ठीक है, तो हम जानते हैं सर कि अगर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है तो भाई देखो हैलोजन जो बनते हैं वो अधातुओं से बनते हैं। अधातुओं की अगर अपचायक आक्सीकारक क्षमता, भाई अधातुओं की क्या होती है, ऑक्सीकारक क्षमता होगी। अगर अधातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता होगी तो वही इसकी क्रियाशीलता होगी, तो हम कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमारा क्रम हो जाएगा हैलोजन अम्लों का। और हम पीछे कई बार 11th में पढ़ चुके हैं कि जो हैलोजन अम्लों का क्रम होता है वो यही होता है, HF की ज्यादा होती है, फिर HCl की कम होती है, फिर HI की, HBr की और कम होती है और HI की सबसे कम होती है। ठीक है, अगले में आ जाओ, श्रेणी में नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को विस्थापित कर देती है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर श्रेणी में नीचे वाली अधातु की बात करें तो वो नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को, वहां पर क्या था पीछे कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है, यहां है नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को विस्थापित कर देगी। क्या होगी, नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को क्या कर देगी प्यारे बच्चों, विस्थापित कर देगी। क्या कर देगी, आप कहोगे सर विस्थापित कर देगी। ये आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, बस यहीं तक आज बात रखते हैं। ठीक है, कुछ सवाल है मैं आपसे बोलता हूं, एक करते हैं फिर चलते हैं। अभी समय है कभी है, अभी 1 ही मिनट ज्यादा ओवर हुआ है। ठीक है, समय देख पा रहा हूं मैं, देखो दिया है, जो दिया है उसको लिखते चलो, सवाल आसानी से हो जाएंगे, बहुत सरल सवाल है। और इस टाइप के सवाल आपके कहां आएंगे, एग्जाम में आएंगे, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आएंगे। यहां से सवाल इस तरह घूम घूम के ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ABCD लिख दिया, कॉमा लगा देना, A, B, C, D। ठीक है, A, B, C, D हैं जिनके मानक अपचयन विभव दिए हैं। मतलब सर E नॉट रिडक्शन दिया है A का, E नॉट रिडक्शन दिया है B का, तो मैं रिडक्शन लगाऊं चाहे ना लगाऊं बात तो वही है। E नॉट रिडक्शन दिया है C का और E नॉट रिडक्शन दिया है D का। लिख लो कितनी वैल्यू है,
माइनस का 0.4, फिर क्या दिया है, हाँ प्लस का 0.34, फिर ए नॉट सी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 0.81 और डी की है माइनस का 0.12। क्या है, तो इन्हें घटती हुई सक्रियता के क्रम में लिखिए। पता है सर, ये तो पता ही है सर कि ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की सक्रियता घटती है। कहाँ है, आ जाओ जरा ढूंढ के बताते तुम। ये देखो, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है, मतलब सक्रियता घटती है, मतलब उनकी क्रिया करने की क्षमता जो होती है वो घट जाती है। घटेगी सर, घटेगी तो मुझे ये पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए सर, आइए जरा लगाते हैं ना सर। सर इसमें ए नॉट सबसे ज्यादा किसका है, ये पता है सर। ऊपर ये तो पता है, हल करते हैं इधर साइड में, देखो आ जाओ। मुझे तो पता है, तुमको भी पता होना चाहिए, और तुम्हारे पता करने के लिए मैं यहाँ पर साइड में लगा रहा हूँ, और मैं ही लगाऊंगा। आप देखोगे केवल। क्या जानते हो, जिसका ए नॉट ज्यादा होगा वो ज्यादा माइनस का होगा। तो आपने कहा कि पहले हम डी वाले के लिए, इसकी डी वाले की, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इसी का है ना माइनस वैल्यू ना सर, पहले उसकी है। तो अच्छा, सबसे ज्यादा ए की माइनस है, उसके बाद आएगा डी। अरे भैया क्रम में क्या है, ऐसे है ना, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। इसी तरह तो सीरीज है ना आपकी, सीरीज तो इस तरह से है, माइनस से चालू होती है, प्लस पर जाकर खत्म होती है। अब आप जानते हो कि अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपकी क्रियाशीलता जो क्या होगी वो घटेगी। क्रियाशीलता जो होगी वो क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। अब आपको ये पता, देखो ये तो पता है कि सर हमारी जो श्रेणी है, देखो आप कह रहे हैं सर समझ ही नहीं आ रहा है भैया, मैंने वैल्यू लिख ली। अब आपको इस क्रम से पता है कि हम ऊपर से अगर नीचे की श्रेणी की बात करें तो ज्यादा माइनस का, कम माइनस का, कम माइनस का, कम माइनस का, कम माइनस का, 0 खत्म। फिर कम प्लस का, ज्यादा प्लस का, ज्यादा प्लस का, मतलब ज्यादा से चालू होगी और ज्यादा तक जाएगी। तो पहले ज्यादा से कम, फिर कम से ज्यादा। देखो, ज्यादा से कम, फिर कम से ज्यादा, सही है ना। पहले माइनस से आओगे, पूरा 0 कर दोगे, फिर प्लस से बढ़ाते हुए चले जाना, माइनस से घटाते आओ, प्लस से बढ़ाते जाओ। ठीक है, आ जाओ जरा। तो पहले सबसे पहले किसकी आएगी, यहाँ देखो, देखो ना भाई, सबसे पहले यहां किसकी आएगी, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा ए है, क्योंकि ए की ज्यादा माइनस है 0.4। फिर उसके बाद आएगी डी की, किसकी आएगी, डी की। फिर उसके बाद प्लस में देखना है। आप कहोगे सर प्लस में जब चालू करेंगे तो कम से चालू करेंगे और ज्यादा तक जाएंगे, तो कम कौन है, 0.34, तो आएगा बी। क्या आएगा, बी। सबसे लास्ट में क्या आएगा, सी। और आपने पता है कि सर ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, ये ज्यादा माइनस का है, ये कम माइनस का है, मतलब घट रही है। तो सर ये हमारा क्रम निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्रम निकल के आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलिए समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया, एक बार और बता दीजिए सर। चलो अच्छा देखो, एक बार और बता देते हैं, लो साफ कर दिया पूरा। ठीक है, आपने कहा, आपने ये कहा मुझसे ना कि ज्यादा माइनस का होगा तो उसका अपचयन विभव ज्यादा होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोड विभव, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो ज्यादा होगा। सही है, तो ज्यादा माइनस का कौन है, आप कहोगे सर ये की है, तो आप कहोगे सर ए वाला है। तो आपने हल में लिखा, क्या लिखा, सबसे ज्यादा है ए वाले का। अगर ज्यादा है ए वाले का तो उसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा ही होगी, तो ए वाले की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। उससे कम, उससे कम किसकी होगी, जो उससे कम माइनस का होगा, आप कहोगे सर डी वाला, इसकी कम होगी। उससे भी कम किसकी होगी, प्लस वालों की। अच्छा सर, प्लस वालों की कैसे कम करते हो, आपने कहा था अगर हमारा प्लस का मान ज्यादा हो, और एक में कहा था आपका प्लस का मान कम। तो आपने कहा था अगर प्लस का मान कम होता है तो ई नॉट ज्यादा होता है, अगर प्लस का मान ज्यादा होता है तो ई। क्या ये दो बातें आपको मैंने बताई, यहां लिख देता हूं आज जरा, यहां देखो। मैंने कहा था अगर माइनस का मान ज्यादा होगा तो ई नॉट ज्यादा हो, जो बताया हो हाँ हाँ करते चलना, ये बताया है। ये भी बताया आपने कि अगर माइनस का मान कम है तो ई नॉट भी। अब इसी का उल्टा कर दो, अगर सर हमारा प्लस का मान ज्यादा है तो ई नॉट का मान कम हो। कंफ्यूजन नहीं है, सब मैं पढ़ा चुका हूं, एक साथ रख के लेक्चर नंबर 12 में पढ़ाया है, सब पढ़ाया है, बट उसी बात को लिख रहा हूं अलग अलग। सर माइनस का ज्यादा होगा ई नॉट ज्यादा, माइनस का कम होगा ई नॉट कम, प्लस का ज्यादा होगा ई नॉट कम होगा, और प्लस का कम होगा तो ई नॉट। तो पहले माइनस वालों की तुलना कर लो, फिर प्लस वालों की तुलना कर लो। पहले माइनस वालों की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि जो मानक अपचयन विभव होता है वो माइनस में ही होता है।
तुमको माइनस का ही लेना है, प्लस का तो लेना नहीं। पहले माइनस वालों में तुलना कर ली, क्या कर ली सर, जिसका माइनस ज्यादा होगा उसका ई नॉट ज्यादा होगा, तो मैंने जिसका माइनस ज्यादा था वो था ए वाला, पहले उसको लिख लिया। फिर जिसका माइनस कम होगा उसका ई नॉट कम होगा, तो फिर मैंने किसका लिख दिया, डी वाले। तो माइनस वाले खत्म हो गए, अब प्लस वालों की बारी है। प्लस वाले में आते हैं, सर जिसका प्लस ज्यादा होगा उसका ई नॉट कम होगा। मुझे कम नहीं लेना है, मुझे लगता है ज्यादा से कम चलना है। पहले हमको सब ज्यादा लेना है, फिर उसके बाद सब कम लेना है। पहले हमें माइनस की वैल्यू लेनी है, फिर हमें प्लस की वैल्यू, क्योंकि मानक अपचयन विभव ऋणात्मक लिया जाता है। अगर ऋण का मान ज्यादा होगा तो मानक अपचयन विभव ऋण में ही लिया जाता है। कि अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो ऋण में ही काम करेगा। ये बात तो दिमाग में आ गई नॉर्मली। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो क्या होगा, ऋण में ही पहले वैल्यू आएंगे। तो पहले ऋण वालों की मैंने कर ली, अब धन वालों की। पहले ज्यादा वाला लेना है, तो आप कहोगे ई नॉट ज्यादा किसका होगा, जिसकी प्लस की वैल्यू कम होगी। किसकी प्लस की वैल्यू कम है, आप कहोगे सर बी वाले की, तो आप कहोगे सर बी वाले की। सबसे लास्ट में क्या होगा, सी वाले का। बिल्कुल आसानी से आंसर आ। अगले में आ जाओ, और मजा आएगी इसको भी करने में, जितने करोगे उतने मजा आएगी। दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी के दिए हैं, फिर चार तत्व ए बी सी डी के दिए, ई नॉट ही दिए होंगे। तो आपने कहा सर ई नॉट दिया है ए का, माइनस का 2.90, ये आप करोगे मुझे अच्छा लगेगा। ई नॉट जो बी, मतलब बी का जो ई नॉट दिया है वो प्लस का 1.50 दिया है। ई नॉट सी, सी का जो ई नॉट दिया है वो माइनस का 0.74 दिया है। और जो ई नॉट डी, डी का जो ई नॉट दिया गया है, डी का जो ई नॉट दिया गया है वो हमारा दिया गया है प्लस का 0.34। कोई मार्क नहीं लगा तो प्लस का ही लगा होगा। ये सब वोल्ट में दिए गए, क्या में दिए गए हैं, वोल्ट में दिए। कहा जा रहा है कि निकालना है आपको प्रबलतम अपचायक। इनमें से सबसे प्रबलतम, ये मार्क की जरूरत नहीं, सबसे प्रबलतम अपचायक क्या होगा। हल कर लो, आंसर आ गया, हल करो, आंसर आ गया। प्रबलतम अपचायक क्या होगा, जल्दी से बता दो, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ऑब्जेक्टिव का सवाल है, आपको आंसर बताना है। प्रबलतम अपचायक, तो आपने कहा सर प्रबल अपचायक कौन होता है, जिसका ई नॉट ज्यादा होता है। और किसका ई नॉट ज्यादा होता है, जो ज्यादा माइनस का होता है, जो ज्यादा माइनस का होता है। प्लस की बात नहीं करूं, जो माइनस में सबसे ज्यादा होता है उसी का ई नॉट सबसे ज्यादा होता है, और वही सबसे ज्यादा अपचायक होता है। और अभी पढ़ा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु में प्रबल अपचायक, सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा अपचायक है, और सबसे ऊपर वाली की माइनस क्या है, सबसे ज्यादा है। जिसका माइनस सबसे ज्यादा होगा, तो ऐसे हिंट में लिख लो, माइनस ज्यादा होगा। माइनस की बात करोगे, प्लस में तो सबसे बाद में जाओगे। माइनस जिसका जितना ज्यादा होगा, ई नॉट उसका उतना ज्यादा होगा, ई नॉट उसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगी, रिड्यूसिंग वाली होगी। मैंने अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। सर सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। और अरे भैया ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं भाई, सबके सब सही बता दियो भाई, सबके सब सही बता दियो कि सर सबसे सही जवाब जो होगा वो हमारा ए नंबर होगा। ए जो है इसका सही जवाब होगा ई नॉट, जो मतलब ए का जो है सबसे ज्यादा जो धातु ए है वो सही जवाब हो जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सही है। अगले में आ जाओ। ए बी सी डी के ई नॉट अपचयन दिए, मतलब ई नॉट रिडक्शन दिए गए हैं आपको, और अपचायक क्षमता के घटते हुए क्रम में करना है। अपचायक क्षमता के घटते हुए क्रम में करना है, कर लेते हैं। आपको ये घर के लिए दे देता हूं, आप ये इसका कीजिएगा। ई नॉट ए लिख लीजिएगा, ई नॉट बी लिख लीजिएगा, ई नॉट सी लिख लीजिएगा, ई नॉट डी लिख दीजिएगा, और मुझे निकाल के बताइएगा कि इसके अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। ये आपको लगाना है होमवर्क में। क्या है ये हमारा होमवर्क आपको करना है, और कल इसका होमवर्क चेक किया जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क में करोगे, और होमवर्क बस एक होमवर्क में आप करोगे, फिर इसके आगे अतिरिक्त और सवाल बताए जाएंगे आपको। तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। एक बार अच्छे से पूरी क्लास देख लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे याद करनी है मैंने आपको बता दिया है, उनके सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होते तो ई नॉट के क्रम में आपको याद रखना है। ई नॉट के बारे में मैं लेक्चर नंबर 12 में अच्छे से बता चुका हूं। ई नॉट के क्रम में अगर आप याद रखोगे तो और ही बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ई नॉट, अगर ई नॉट याद है, देखो मार्क याद है, माइनस प्लस याद है, और ई नॉट याद है, सब याद है। और मैंने बता दिया है कि ई नॉट की कौन सी क्रम है, अवरोही क्रम है। जो मैंने आपको पढ़ाई है वो अवरोही है, मतलब सबसे ऊपर सबसे ज्यादा ई नॉट वाला, नीचे वाला कम ई नॉट वाला। जिसका ई नॉट ज्यादा होगा उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होगी, जिसका ई नॉट कम होगा उसकी अपचायक क्षमता कम होगी। सबसे ऊपर ज्यादा अपचायक क्षमता वाला, नीचे वाला कम अपचायक क्षमता। इस हिसाब से याद करोगे, पूरी याद हो जाए। एक चीज को लेना है, पूरा खत्म कर देना है, खल्लास कर देना। खाली ई नॉट पकड़ में आ जाएगा, बाकी सब के बारे में आप अच्छे से बता दोगे। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको याद करने, जैसे ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है, नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को विस्थापित कर देती है, अधातुओं में ऐसा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। कौन कहां से प्रबल है, कौन है सामान्य, और कौन है क्षीण वाले, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 17 में इसके आगे के बारे में बात करेंगे, नष्ट समीकरण के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।
गुड नाइट बोल दिया, थोड़ा सा सो लो, ठीक है, आराम कर लो, रेस्ट कर लो, फिर बायो की क्लास है अच्छे से एंजॉय